अब रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में विकृति की समस्या प्रॉब्लम ऑफ डिजेनरेसी क्या होती है, आज हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। विकृति या डिजेनरेसी की समस्या की व्याख्या तीन तरह से की जा सकती है। पहली तो हम संभाव्य क्षेत्र की सहायता से इसे समझा सकते हैं, दूसरा आधारभूत हल की सहायता से, और तीसरा सिंप्लेक्स टेबल की सहायता से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम संभाव्य क्षेत्र की सहायता से विकृति की समस्या की व्याख्या जब करते हैं, तो जब किसी संभाव्य क्षेत्र, फिजिबल रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, जब किसी संभाव्य क्षेत्र के किसी कोणीय बिंदु से संरचनात्मक प्रतिबंधों को दर्शाने वाली तीन या अधिक रेखाएं, गौर कीजिए, तीन या अधिक रेखाएं, दो नहीं कह रहा हूं मैं, तीन या अधिक रेखाएं गुजरें तो इसे विकृति की समस्या कहते हैं। ठीक है, ये बात हुई, बस इतना सा समझ लीजिए। यहाँ तो संभावित क्षेत्र की सहायता से, अब जैसे अगर हमारे पास कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और जिसमें तीन कांस्टेंट हैं, संरचनात्मक प्रतिबंध तीन हैं, तो उस स्थिति में x1 और x2, जैसे हम अगर चॉइस वेरिएबल ले रहे हैं, तो एक प्रतिबंध को दर्शाने वाली रेखा इस तरह की हो गई, दूसरे को दर्शाने वाली इस तरह की हो गई, तीसरे को दर्शाने वाली इस तरह की हो गई, और ये तीनों रेखाएं इस बिंदु से होकर गुजर रही हैं, तो फिर ये विकृति की समस्या की बन गई। यही बात कह रहा हूँ, जब किसी संभाव्य क्षेत्र के किसी कोणीय बिंदु, ये कोणे का ही तो बिंदु है संभाव्य क्षेत्र का, ये है फिजिबल रीजन, और इसके कोने का बिंदु ये, एक तो ये रेखीय है, रेखीय है, तो यहाँ से तो गुजर नहीं सकती, ये तो तय है, इन दोनों से यहीं से गुजरेगी, ये पक्का। तो ये विकृति की समस्या हो गई। ठीक है, दूसरी आधारभूत हल की सहायता से इस बात को समझा सकते हैं या इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यदि बेसिक जो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मैंने जैसा पिछले वीडियोज़ में एक में बताया था, बेसिक सॉल्यूशन, आधारभूत हल क्या होता है। यदि किसी आधारभूत हल में धनात्मक मूल्यों वाले चरों की संख्या, पॉजिटिव वैल्यूड वेरिएबल्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूड वेरिएबल्स हैं, धनात्मक मूल्य वाले चरों की संख्या संरचनात्मक प्रतिबंधों की संख्या से कम हो तो इसे हम विकृति की समस्या कहते हैं। इसको मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी दूसरी इस आधार पर व्याख्या की जा सकती है, और तीसरी व्याख्या हम सिंप्लेक्स तालिका की सहायता से करते हैं। सिंप्लेक्स टेबल की सहायता से जब विकृति की समस्या की हम जब व्याख्या करते हैं, तो ये होती है कि सिंप्लेक्स तालिका में यदि दो या दो से अधिक न्यूनतम धनात्मक अनुपात, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू और रेशो, न्यूनतम धनात्मक अनुपात समान हो तो यह विकृति की समस्या होती। कारण क्या है कि भाई न्यूनतम धनात्मक अनुपात आउटगोइंग वेक्टर को तय करता है। अब दो आउटगोइंग वेक्टर, दो अनुपात बराबर हैं, तो कौन सा आउटगोइंग वेक्टर होगा ये हम तय नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ मैंने बताया अभी, इसका अभिप्राय यह हुआ कि एक इनकमिंग वेक्टर या एंटरिंग वेरिएबल दो या दो से अधिक आउटगोइंग वेक्टर्स, जिन्हें डिपार्चिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं, को प्रतिस्थापित कर रहा है। ऐसे में समस्या यह आती है कि डिपार्चिंग वेरिएबल का निर्धारण कैसे किया जाए कि भाई कौन बाहर जाएगा। दो अनुपात जब एक समान है तो अब ये तय नहीं होगा कि पहला वाला जाएगा कि दूसरा वाला जाएगा, तो ये एक विकृति की समस्या है। तो विकृति की समस्याओं की व्याख्या हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, चाहे तो इसको आप स्टैटिस्टिक्स में भी जब आप इसको पढ़ेंगे क्यूएमई के में, तब भी इसी रूप में होगी। तो तीन तरह से इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। अब मैं या तो एक उदाहरण से इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो, विकृति की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। समस्या तो बता दी, तीन स्थितियां हैं इसकी समस्या। जब संभावित क्षेत्र की सहायता से हम इसकी बात करें
तो संभावित क्षेत्र को दर्शाने वाले जो संरचनात्मक प्रतिबंधों को वाली रेखाएं हैं, जो किसी एक बिंदु से होकर 3 रेखाएं गुजरें, तो विकृति की समस्या बन जाती है। आधारभूत हल की सहायता से जब हमने बात की थी, तो जब आधारभूत हल में धनात्मक मूल्य वाले चरों की संख्या प्रतिबंधों की संख्या से कम रह जाए, तो ये विकृति की समस्या बनती है। और हमने सिंप्लेक्स तालिका में के माध्यम से ये बताया था कि सिंप्लेक्स तालिका में जब 2 या 2 से अधिक न्यूनतम धनात्मक अनुपात बराबर हों, तो उस स्थिति में आउटगोइंग वेक्टर या आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा, इस बात का निर्धारण नहीं किया जा पाता या करना मुश्किल हो जाता है। तो ये विकृति की समस्या है। इसका समाधान, सॉल्यूशन जो है क्या होगा, इस बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर एसी चांग ने, उनकी अपनी पुस्तक है फंडामेंटल मेथड्स फॉर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, उसमें विकृति की समस्या का एक बहुत ही आसान और सुंदर समाधान दिया है। उनका ये कहना है कि 2 या 2 से अधिक आउटगोइंग वेक्टर्स की स्थिति में उस वेक्टर को या उस वेरिएबल को आउटगोइंग लिया जाए जिसकी स्थिति सिंप्लेक्स तालिका में सबसे बाईं ओर हो, मोस्ट लेफ्ट लोकेशन हो, है मोस्ट लेफ्ट लोकेशन इन द सिंप्लेक्स टेबल, जिस भी वेरिएबल की हो, चाहे वो स्लैक वेरिएबल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल वेरिएबल हो, चाहे वो x1 चॉइस वेरिएबल हो, x2 चॉइस वेरिएबल, कुछ भी हो, जिसकी भी लोकेशन लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट होगी, उसको आउटगोइंग लिया जाए। अर्थात जो चर सिंप्लेक्स तालिका में सबसे बाईं ओर स्थित है वही डिपार्चिंग वेरिएबल होगा। ये बात है। इसका समाधान एक लाइन में आ गया। ठीक है, तो एक उदाहरण के जरिए इस बात को कह सकते हैं। मैक्सिमाइज एग्जाम्पल है, मैक्सिमाइज वही मैंने पर अपना वाला लिया है। पाई इक्वल टू 6x1 प्लस 7x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8। अब देखो मिक्स कांस्टेंट का भी है ये, और ध्यान रहे, है ना, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नो नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, 3 प्रतिबंध है, 1 2 3, 3 प्रतिबंध से कम की स्थिति में विकृति की समस्या नहीं बन रही है, जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से। तो विकृति की समस्या के लिए 3 प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। पहली चीज़ तो ये कि, और फिर उत्पन्न कहाँ होती है, सिंप्लेक्स टेबल में तो हमने देख लिया कि आउटगोइंग वेक्टर तय नहीं हो रहा है, और फिजिबल रीजन के बारे में भी मैंने बात कर ली। दूसरा, बेसिक सॉल्यूशन के बारे में भी हमने बात की है, आगे जाके इनको और डिटेल में लेंगे। अब इसमें आप मुख्य चर डाल दें डमी वेरिएबल, तो प्रॉब्लम को जो ये इनइक्वलिटी कांस्टेंट हैं जो हमारे इक्वलिटी में बदल जाएंगे, समानता प्रतिबंध के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे। अब इनमें क्या क्या डालेंगे, देखो इसमें स्लैक भी डालेगा, यहाँ स्लैक वेरिएबल, यहाँ पे भी स्लैक वेरिएबल, यहाँ सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये एक और चीज़ आ गई। देखो पिछले उदाहरण में पिछले वीडियो में मैंने लिया था कि जब वो मिनिमाइजेशन वाला था, उद्देश्य फलन को मिनिमाइज करना था, तो वहाँ m का गुणांक जो है उस आर्टिफिशियल वेरिएबल का गुणांक धनात्मक था, और यहाँ मैक्सिमाइज करना है तो इसका गुणांक ऋणात्मक है। ये चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, तो डालिए साहब, मैक्सिमाइज पाई इक्वल टू, ये उद्देश्य फलन में बात कर रहे हैं हम, 6x1 प्लस 7x2। अब यहाँ रुक जाओ आप सबसे पहले तो, क्योंकि हमें चाहिए कि सबसे पहले प्रतिबंध को डाल लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आए। सब्जेक्ट टू 2x1 पहला प्रतिबंध के ले रहा हूँ, प्लस 3x2 प्लस इसमें सर प्लस स्लैक वेरिएबल डालेगा s1 इक्वल टू 12। ठीक है, अब मैं इसमें s2 डाला ही नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं डाला है, मतलब अगर डालते तो भी उसका गुणांक 0 होता, इसलिए नहीं डाला मैंने। दूसरा प्रतिबंध 2x1 प्लस x2 प्लस, अब इसमें भी स्लैक वेरिएबल डालेगा, प्लस s2 इक्वल टू 8 हो गया। तीसरे प्रतिबंध पर आइए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसमें
सरप्लस वेरिएबल माइनस होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा, जुड़ेगा। ठीक है, x2 माइनस s3। अब देखो सरप्लस, ये स्लैक है और ये सरप्लस है, तो इसलिए अंतर हमारे समझ में आना चाहिए। माइनस s3 और आर्टिफिशियल प्लस a1, चाहो तो इसको भी a3 बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आर्टिफिशियल पहली बार डाल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मैंने a1 लिख दिया, अदरवाइज़ तो आप इसको a3 भी लिख सकते थे। इसको s5 भी लिख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बस ये है कि भाई ये पहला 3 प्रतिबंध है, तो ये तीसरे प्रतिबंध का सरप्लस वेरिएबल s3 है, इसलिए है इक्वल टू 0। और जो चॉइस वेरिएबल्स और डमी वेरिएबल्स हैं जो x1 x2 s1 s2 s3 a1, ये सभी के सभी धनात्मक हैं, शून्य के बराबर या शून्य से अधिक हैं, कोई भी इनमें से ऋणात्मक नहीं। तो इस तरह से हमने इनमें डमी वेरिएबल्स जब हम प्रॉब्लम में डालते हैं तो ये बन जाती है। देखो इसको अगर मैं अभी लूँगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो ऐसे में फिर इसको आज तो यहीं रोक रहा हूँ मैं, बाकी इसका नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।